हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो कक्षा 10 हिंदी का जो 16 फरवरी से हमारा पेपर होने वाला है, तो उसके लिए जो है हम मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और जो कि सेम टू सेम आपका एग्ज़ाम जो है इसी के आधार पर होने वाला है। और यहाँ पर जो हम मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं, लगभग कह सकते हैं कि 40 से 50% जो है आपके चांस हैं यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आपका जो है ये टोटल जो है ओएमआर मिला करके 70 नंबर का होगा और 70 में जो है कम से कम 40 से 45 नंबर जो हम पेपर यहाँ पर आपको लेके आए हैं आपके लिए, तो यहीं से आपके जो है आने वाले हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 इस बार जो आप लोग पेपर देने वाले हैं, ठीक, उसका प्रारूप कैसे क्या है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और कहाँ पे आएंगे, कैसे लिखना है, वो सब पूरी बात हम आपको जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक, ये कक्षा 10 का विषय हिंदी। ठीक, अब सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि समय यहाँ पर आपका होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक आपका होता है 70 नंबर का, जिसमें जो है आपका एक होगा खंड आ और दूसरा आपका होगा खंड बा। ठीक, यहाँ पे हमारे कुछ निर्देश दिए जाएंगे, उनको हमको जो ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी प्रैक्टिस हमको यहीं पे कर लेना है ताकि हमारा वहाँ पे जो है समय व्यस्त ना जाए। देखिए लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, आप जो है पेपर की इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि यहाँ पर जो है आप अब वहां अगर पेपर आप देने जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट जो है उस पर नहीं व्यस्त करना है। ठीक, सीधे अपना जो पेपर हल करना स्टार्ट करेंगे। फिर आगे देखो लिखा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। इसके बाद प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक, जो ओएमआर पर जो आपको गोला भरना है तो उसको जो है पूरी तरीके से भरना है और हमारी सलाह ये रहेगी कि आप जो है ब्लैक पेन का यूज करें और वो भी आपका जो डॉट हो, जेल पेन का यूज ना करें, ब्लैक पेन का यूज करें और जो भी जो है वो एक प्रकार का आपका डॉट पेन होना चाहिए। इसके बाद आगे लिखा है कि खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करें। ओएमआर पे अभी आप ध्यान दें कि ओएमआर जो है आपकी कंप्यूटराइज चेक की जाएगी, जिसमें गलती के चांस आपके बिल्कुल ना के बराबर होने चाहिए और गलती ना ही हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आगे एक लास्ट पॉइंट आपका दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आपका बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। ठीक, जिसमें आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1, ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 हम करा चुके हैं। जिसमें लिखा है पहला क्वेश्चन कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। आप अपना जो है यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है, कविता है, नाटक है कि कहानी है। फिर इसके बाद गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक, आपका जो अपने हिसाब से सही आंसर हो उसको जो है अपना जो है टिक करें और ओएमआर में भरने की प्रैक्टिस कर लें। फिर इसके बाद आपका दिया है कि शुक्ल युग की समयावधि होती है 1936 से 1943, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो जल्दी से इसको देख लें, आपका सही आंसर होगा उसको आप जो है गोला भर लें। फिर लिखा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार भेंट वार्ता है या फिर रेखा चित्र है। ठीक, इसके बाद प्रीप्रवास किस युग की रचना है, प्रीप्रवास किस युग की रचना है। तो ये जो है यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये आपको ऑफलाइन सेंटर पर करा दिए गए हैं और आप लोगों से हम यही उम्मीद कर रहे होंगे कि जहाँ भी आप हों, आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन सब के जो है क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि प्रीप्रवास किस युग की रचना है, तो यहाँ पे उसके ऑप्शन दिए गए हैं द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग, छायावादी युग। ठीक, तो जो आपको सही आंसर लगे उसको जो काफी अच्छे से तैयार करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो जल्दी से इसका आंसर टिक करें और अपने जो है ओएमआर भरने की प्रैक्टिस कर लें।
इसके बाद दिया है कि भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। ठीक, जो आपका आंसर हो उसको जल्दी से टिक करके अपनी ओएमआर शीट को भरें। इसके बाद दिया है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला? 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक और 1936 से 1943 तक। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो उसको जल्दी से भर लें। इसके बाद दिया है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इसके बाद दिया है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक, शोक, रति, हास, निर्वेद। फिर दिया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ठीक, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ये आपको निकालना है। इसके बाद दिया है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। ये आपको जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकाल के बताना है। आगे दिया है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण में वी, मान, अक, आ। आगे दिया है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। फिर आगे दिया है पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। फिर लिखा है कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु, अंशु, रोना, आंख। फिर लिखा है कि यड़ संधि का सूत्र है आदृढ़, अक सवर्णे दीर्घा, इको यड़च, वृद्धि रेच। ठीक, इसके बाद दिया है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक, इसका दिया है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, इसके बाद ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन ये जो है 20 क्वेश्चन हमारे जो हुए हैं इनको आपको जो है ओएमआर शीट पे भरना है। और फिर इसके बाद हमारा होता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे 2 जो है गद्यांश दिए गए हैं और दोनों में से देखो बीच में लगा है अथवा, तो हमको दोनों में से कोई एक कर लेना है। ठीक, देखो लिखा है कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यहाँ पर मित्रता आया है तो आप ज्यादा मतलब कि मान के चलते हैं कि ये लेसन आपका जो है मित्रता लेसन से लिया गया है और जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। काफी जो है अच्छे तरीके से हमने जो संदर्भ को बता रखा है। इसके बाद लिखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये मात्र हमने जो है 5-5, 6-6 लाइन की व्याख्या करवाई है और यहाँ पर जो केवल मात्र 2 लाइन की व्याख्या पूछी गई है। आपको जो काफी अच्छे से काफी समझ बूझ के साथ व्याख्या कर देना है। फिर लिखा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। और अगर आपको जो है ये वाला नहीं करना है तो आपके लिए ये दूसरा पैराग्राफ दिया गया है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, उसके बाद पूछा गया है कि गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मात्र 1 से 1.5 लाइन की व्याख्या तुमसे पूछी गई है। ठीक, अच्छे से इसको तैयार कर लें। इसका दिया है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अगर बाय चांस यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि अगर आप पैराग्राफ पढ़ के नहीं बता पा रहे हैं कि ये कौन से लेसन से आया है, तो यहाँ पर देखिए आपको छोटी सी एक हिंट दी गई है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो यहाँ से 90% हमारा चांस ये बन जाता है, 90% हमारा चांस ये बन जाता है कि ये जो पैराग्राफ हमारा दिया है ममता लेसन से दिया है। ममता जो है आपकी एक प्रकार की कहानी है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला लिखा है
चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, आगे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। लिखा है कि जाकी कृपा पंग गिर लय हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने गूंगी पुन बोले, रंग कंजरे से छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। ठीक, इसमें पूछा गया है कि उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपरयुक्त पंक्तियों का कौन सा अलंकार है। ठीक, यहां पर भी जो है आपसे जो ये क्वेश्चन जो है तीनों पूछे गए हैं। ये 3 गुणे 2 मतलब 6 नंबर के पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, 3 क्वेश्चन, टोटल नंबर आपके 6 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, अगर आपको ये जो है पद्यखंड नहीं मालूम है तो आप जो है उसकी जगह पर ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, अपना ये वाला भी कर सकते हैं। इसमें भी जो है आपका 3 गुणे 2 नंबर का होगा। और उपरयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए और अनुराग तरक तथा मन मंजुल कंजुकली में कौन सा अलंकार है, उसमें आपको अलंकार बताना है। तो मॉडल पेपर से हमारा ये तय हो गया है कि आप जो है जो संदर्भ में तैयार करके जाएं तो उसमें जो है अलंकार जरूर तैयार कर लें कि कौन सा अलंकार आपसे पूछा जा रहा है, और अलंकार जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि ये वो मॉडल पेपर है जो हमारी जो है बोर्ड यूनिट ने जो है जारी किया है, जो कि हमारा एग्जाम करवाएगी, उसी ने जारी किया है। तो ये उसी के आधार पर बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम में सेम आने वाला है। और हम आशा करते हैं कि जो आपको मॉडल पेपर हमें दिखा रहे हैं इस पे जो है आपको कम से कम 20 से आप कह सकते हैं कि अगर 70 नंबर का पेपर है तो 70 में जो है आप 40 से 45 नंबर इसी से प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 70 नंबर के पेपर में। ठीक, इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न होगा भैया, वहां पे दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पे भैया ये ध्यान दें कि यहाँ पर आपको जो है संदर्भ भी लिखना है। ठीक, जैसे ये भारतीय संस्कृत लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये भारतीय संस्कृत का दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको संदर्भ भी लिखना है। काफी अच्छे से इसको जान लें। ठीक, संदर्भ लिखना है फिर उसका अनुवाद करना है। ठीक, तो इसका जो है पूरा आपको पहले संदर्भ लिख देना है और संदर्भ लिखने के बाद फिर इसका आप जो पूरा जो है आपको अनुवाद कर देना है। अगर ये आपको नहीं करना है तो इसके बाद आपको दूसरा दिया गया है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसकी जो है आपको संस्कृत में पहले संदर्भ लिखना है फिर इसका अनुवाद कर देना है। चौथा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ठीक, ये जो है आपका 2+3 का पूछा जाएगा। 2 नंबर का संदर्भ है और 3 नंबर की व्याख्या होगी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो आपका दिया है, अगर आपको वो पिछला वाला श्लोक नहीं करना है तो आपके पास से दूसरा श्लोक फिर से दिया गया है। लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक, आप या तो वो वाला कर सकते हैं और या फिर आप जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः ये वाला कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। सारे उत्तर हमको नहीं देने हैं यहाँ पे, जो हमारा एक खंड काव्य है केवल हमका जो है उसी का जो है उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ अपना हरदोई डिस्ट्रिक्ट है और हरदोई डिस्ट्रिक्ट में हमारा चलता है जय सुभाष, तो हमको केवल इसी क्वेश्चन से मतलब है। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और या फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो आपको ठीक लगे एक क्वेश्चन वो आपको कर देना है। अगर आपको चरित्र चित्रण सही लग रहा है तो आप चरित्र चित्रण लिखें, और अगर आपको चरित्र चित्रण सही नहीं लग रहा है, अगर आपको प्रथम सर्ग पता है तो आप प्रथम सर्ग भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दें, अगर हमारी आप राय माने तो आपको जो है चरित्र चित्र लिखना है कम से कम 5 से 6 हेडिंग में। तो यहाँ पर जो जय सुभाष का देखो चरित्र पूछा गया है। जय सुभाष का नायक कौन है? सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे नेताजी थे, और उनका जो यहाँ पे चरित्र चित्रण कर देना है। और इसके बाद जो है हमारा प्रथम सर्ग, अगर चरित्र चित्रण हम कर रहे हैं तो हमको प्रथम सर्ग नहीं करना है, और अगर हम प्रथम सर्ग कर रहे हैं तो हमको चरित्र चित्रण नहीं करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पे भैया ध्यान दें कि 3 जीवन परिचय हैं।
हम अपने ऑफलाइन सेंटर पर यही 3 जीवन परिचय बताए हैं जो आपके मॉडल पेपर में दिख गए हैं। ठीक, यही 3 जीवन परिचय बताए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही 3 बताए गए। बताओ तीनों यहाँ पर तुम्हारे आ गए हैं। और हमने जो है अपने छात्रों से वादा किया है कि वहां पर जब आप बैठेंगे अपने एग्जाम हॉल में कि ये जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे 3 जीवन परिचय आए हैं, हमको जो है तीनों याद है, बताओ हम कौन सा लिखें। ठीक, इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 6 का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, और फिर इसके बाद में हमारा एक तीसरा जो दिया गया है, ठीक, वो हमारा लेसन नंबर पहला ही है, महाकवि सूरदास। ठीक, तो ये जो है आपका कवि का जो है जीवन परिचय है। इसके बाद जो हर पेपर मतलब हर बार आता है, ठीक, इसके जो है छोड़ने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किए हुए एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर अगर हम ये देखो क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म है, और अगर हमारी सलाह माने तो यहाँ पर आपको जो है 3 श्लोक याद करके अपने एग्जाम हॉल में बैठना है। 3 श्लोक, अगर 3 श्लोक आप याद करके जा रहे हैं, ठीक, तो इसमें आपको ये फायदा होगा कि 2 श्लोक हो सकता है आपके पेपर में ही आ जाए, तो जो एक बचेगा तो आप उसको आराम से एग्जाम हॉल में लिख के आ सकते हैं। अगर आप 2 ही याद करके जा रहे हैं या 1 याद करके जा रहे हैं तो इसमें फिर जो है रिस्क रहेगा, हो सकता है कि आपने जो 2 श्लोक याद किए वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसमें जो है आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप जो है कोशिश करें कि 3 श्लोक याद करके अपना जो है एग्जाम हॉल में बैठें, ठीक, ताकि जो है आपका कहीं पर से नुकसान ना हो पाए। और फिर इसके बाद हमारा रहता है प्रश्न नंबर 8, जिसमें होगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्करण में दीजिए। ठीक, 4 प्रश्न आपके दिए जाएंगे, 4 में से जो है केवल 2 का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, पूर्व राजा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीरा केन पूछते। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर का। इस बार जो है निबंध आपकी यूपी बोर्ड में 9 नंबर का पूछा जाएगा और काफी अच्छे से तैयार करना है। ठीक, निबंध आपको जो तैयार करना है वो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जो कि हम बता चुके हैं पहले से ही, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, ये भी पहले से बता चुके हैं। फिर इसके बाद जनसंख्या लाभ एवं हानि, ये भी आपको बता चुके हैं, और नारी सशक्तिकरण। ठीक, तो इसको जो है एक बार आप जरूर देख लें। और निबंध लिखने का हमने पूरा तरीका क्या बताया कि सबसे पहले आपकी रूपरेखा रहेगी, रूपरेखा में आपकी सबसे पहले प्रस्तावना आएगी, प्रस्तावना में फिर तुम्हारा जो है आगे जो है अलग हेडिंग आएंगी, और सबसे लास्ट में आपकी उपसंहार आएगी। यहां पर आप ये भैया जान लें कि 9 नंबर का निबंध आपका आ रहा है, तो कम से कम 5 से 6 पेज लिखना जरूरी है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखें कि कम से कम 500 शब्द होना तो बिल्कुल जरूरी है। ठीक, 500 शब्द, तभी आपको एग्जामिनर 9 नंबर देगा। 9 नंबर का मतलब 1.5% नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप भैया 2 से 3 पेज लिख के आ रहे हैं तो ठीक, तो एग्जामिनर से आप ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि वो 9 नंबर आपको दे देगा। ठीक, तो ये था हमारा 2023 का मॉडल पेपर, जो कि इसी आधार पर आपको 16 फरवरी का एग्जाम देना है। सेम बेस पर सेम क्वेश्चन, आपको सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और सेम बेस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो आप जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और जो है कोई भी कसर ना छोड़िए। सीधे अपने एग्जाम हॉल में बैठने के लिए जितना हो सके आप उतना मेहनत करें, अपने एग्जाम हॉल में बैठें, पेपर दे के आए। ठीक, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, अच्छे से आप पेपर दें, और पेपर देने के बाद फिर हम जो है आपसे मिलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। उसकी भी तैयारी काफ़ी धमाकेदार होगी, और तब तक के लिए आप जो अपनी तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।